from the breast surgery is about the breast carcinoma. इसका सिनेरियो देख लेते हैं. A 50 years old female presented with a 4 centimeter mass at the upper and outer quadrant of the right breast. So 4 centimeter mass है. No axillary lymph nodes palpable. और हमने क्या किया, ट्रू कट बायोप्सी ली और हमें उसमें क्या मिल गया, इन्वेसिव डक्टल कैंसर ग्रेड 1. There is no evidence of metastasis. So what is the stage of the cancer and how will you manage this condition, and what are the recent advances in the management of this cancer? So breast carcinoma हमारा टॉपिक है और ब्रेस्ट सर्जरी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ब्रेस्ट कैंसर ही है. Carcinoma of breast. Breast tumor is the most common cause of death in the middle-aged women. कॉजेज़ क्या हैं, ये रिस्क फैक्टर्स हैं. एक्चुअली देखिए ब्रेस्ट कैंसर क्यों ज़्यादा होता है, या तो एज हो या फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो कैंसर का रिस्क बढ़ता जाता है. फैमिली हिस्ट्री हो, ऑब्वियसली फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में मदर को है तो होगा, बहन को है तो होगा, इस तरह से. जेंडर, ऑब्वियसली फीमेल ज़्यादा अफेक्ट होती हैं. हार्मोनल इफ़ेक्ट्स, ईस्ट्रोजन जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा रिस्क ज़्यादा होगा. प्रोजेस्टेरॉन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा. इस तरह अर्ली मेनार्की और लेट मेनोपॉज. तो अर्ली मेनार्की की वजह से क्या होगा, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो ज़्यादा रहेगा. लेट मेनोपॉज से ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा रहेगा तो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होंगे. फिर लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी आफ्टर द 30 years इंक्रीजेज द रिस्क. सो दिस इज़ ऑब्वियसली बिकॉज के प्रेगनेंसी जो है इसमें क्या होता है, ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर कम होता है. तो ईस्ट्रोजन का यहाँ पे एक्सपोजर जो है वो ऑब्वियसली लेट होगा तो उतना ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा ना, और ओवुलेटरी साइकिल्स चलती रहेंगी. प्रेगनेंसी इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट फीडिंग इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट द ब्रेस्ट कैंसर. इस वजह से कहते हैं कि मल्टीपैरा होना चाहिए और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं लेनी चाहिए. बच्चे को 2 साल दूध पिलाना चाहिए. इस वजह से कहते हैं ना, तो ये अच्छी बात नहीं है कि प्रेगनेंसी हो, ब्रेस्ट फीडिंग हो. बिल्कुल OCPs जो हैं ये इंक्रीज़ करते हैं रिस्क. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इंक्रीज़ करते हैं स्लाइटली. डाइट आपके अल्कोहल में अगर है तो ऑब्वियसली अल्कोहल जो है वो कैंसर का रिस्क ज़्यादा करेगा. रेडिएशन एक्सपोजर, तो ये सब वो कॉजेज़ हैं जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं, आसान से हैं. फिर जेनेटिक्स में अगर म्यूटेशन हो BRCA1 में, BRCA2 में, अगर P53 में म्यूटेशन हो तो उसकी जैसे ली फ्रोमैनी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है ब्रेस्ट कैंसर. इसी तरह P10 में जो म्यूटेशन हो तो उसकी वजह से काउडन डिजीज़ होती है, उसके साथ ही एसोसिएटेड होता है. सो दीज आर द कॉजेज़ ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड द जेनेटिक्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इन विच वी हैव द म्यूटेशंस ऑफ BRCA1, BRCA2, P53 and P10. नेक्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर 2 तरह के होते हैं, इन्वेसिव होते हैं और नॉन इन्वेसिव होते हैं. इन्वेसिव कौन से होते हैं और नॉन इन्वेसिव कौन से होते हैं? नॉन इन्वेसिव वो होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, उनको कहते हैं नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स. और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसमें क्रॉस हो जाती है उसको क्या कहते हैं, इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर्स. तो नॉन इन्वेसिव में कौन से होंगे, जो कार्सिनोमा इन सीटू होंगे, लाइक दे कैन बी द कार्सिनोमा इन सीटू जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी क्रॉस नहीं किए हुए. तो उनमें 2 तरह के डक्टल हैं या फिर लोब्यूलर है. डक्टल मीन्स कि वो जो मैंने आपको शुरू में स्ट्रक्चर दिखाया था ब्रेस्ट में, अगर वो लोब्यूल का कैंसर होगा लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया होगा तो दैट विल बी द लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सीटू. और अगर वो डक्ट्स का कैंसर है और उसमें उसने भी कार्सिनोमा ने उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया हुआ तो दैट विल बी द डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू. तो ये होगा. इन्वेसिव में कौन कौन से होते हैं, डक्टल कार्सिनोमा, इन्वेसिव लोब्यूलर कार्सिनोमा. ज़्यादातर इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा होता है. इसके अलावा आपने पैथोलॉजी में पढ़े हुए मेड्यूलरी कार्सिनोमा होता है, कोलाइड कार्सिनोमा, इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा, पेजर्स डिजीज़ ऑफ निप्पल, ये सारे इन्वेसिव हो गए. तो ये हमारी क्लासिफिकेशन होती है ब्रेस्ट कैंसर्स की. फिर स्प्रेड कैसे हो सकता है, लोकली स्प्रेड कर सकता है, ब्लड के थ्रू स्प्रेड कर सकता है और लिम्फेटिक्स के थ्रू स्प्रेड कर सकता है. लोकली कहाँ जा सकता है, पीछे की तरफ अगर कैंसर हुआ है, मतलब ब्रेस्ट का कैंसर हुआ है तो पीछे की तरफ क्या थी, रिब्स थी, मसल्स थी, चेस्ट वॉल थी, उसके अंदर घुस सकता है. ठीक है, पेक मेजर, पेक माइनर, ये सारे वहाँ पे मसल्स में चला जाएगा तो स्प्रेड ये हो गया. उसके बाद क्या है, लिम्फेटिक स्प्रेड. तो वो जितने भी नोड्स हमने देखे थे ना, कौन कौन से याद हैं आपको,
जो हमने शुरू में टॉपिक पे देखे थे, तो सबसे ज़्यादा 70% जो नोड्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था लेवल 1 एक्सिलरी नोड्स, जो बिल्कुल लैटरल होते हैं हमारे पेक माइनर के और बिल्कुल साथ पड़े होते हैं हमारे जो है ब्रेस्ट के। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो है वो वहीं पे जाएंगे कैंसर्स। तो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, फिर दूसरी ब्रेस्ट में कैसे जा सकते हैं, इंटरनल मेम्ब्रेन नोड से। ऊपर कैसे जाएंगे, सुप्राक्लेविकुलर नोड से। ठीक हो गया। ब्लड के थ्रू कैसे स्प्रेड करेंगे, हमारा जो है वो निमोनिक होता है LLB। तो सबसे मोस्ट कॉमन जो आपसे MCQ में पूछा जाता है, तो बोन में सबसे ज़्यादा मेटास्टेसिस होती है। फिर लिवर, लंग्स, ब्रेन। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, ये तो आपको पहले भी पता है कि लंप होगा। पेशेंट सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन लेके आती है ब्रेस्ट कैंसर की, वो लंप की होती है 60% केसेस में। और ज़्यादातर मोस्ट कॉमन क्या है, अपर आउटर क्वाड्रेंट। तो मोस्ट कॉमन चीज़ें आपने याद रखनी है कि इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा इज़ अ मोस्ट कॉमन। फिर मोस्ट कॉमन हेमाटोनस स्प्रेड कहाँ होता है, बोन में। मोस्ट कॉमन लिम्फ नोड्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं 70% केसेस में, एक्सिलरी। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी, अपर आउटर क्वाड्रेंट। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है, लंप 60% केसेस में। ठीक हो गया। तो दिस इज़ एक्चुअली द फंजेटिंग ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट। और इस तरह से कैंसर प्यूडे ऑरेंज हेयर पेरेंट्स आपको मिलती है, जिसमें बिल्कुल ऑरेंज पील अपीयरेंस हो जाती है। क्योंकि क्यूटेन जो ये क्यों होता है, ये आपको पता होना चाहिए क्यों होता है, कि जो क्यूटेनियस लिम्फेटिक्स होते हैं ना, उनकी ब्लॉकेज हो जाती है बाय द ट्यूमर सेल्स। तो जब क्यूटेनियस लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो जाएंगे तो स्किन की अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। स्किन जो है वो थिक हो जाएगी अराउंड द हेयर फॉलिकल्स, जिसकी वजह से जो ऑरेंज पील अपीयरेंस आएगी। ठीक है। तो दिस इज़ बिकॉज लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो गई हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हैं। इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि एक लंप है वहाँ पे, निप्पल पड़ा हुआ है, निप्पल के ऊपर जब प्रेशर पड़ेगा तो निप्पल की रिट्रैक्शन हो जाएगी। ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आ सकता है, जो कि हमने निप्पल डिस्चार्ज में पढ़ा था। फिर इसके अलावा जो है, अगर ऑब्वियसली लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होंगे, एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी हो सकती है। इसके अलावा अगर ये मेटास्टेसिस करता है बोन में, तो क्या होगा, बोनी पेन होगी। अगर लंग्स में जाता है तो प्लूरल एफ्यूजन होगी। अगर ये लिवर में जाता है तो उसकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है। लंग्स में जो है पेशेंट कंप्लेन करेगी कि उसको लंप भी है ब्रेस्ट में, और इसके साथ साथ उसको गला, मतलब सांस का मसला होता है, यहाँ ब्लडी वॉमिटिंग आती है, वॉमिटिंग कह रही हूँ, ब्लडी स्पूटम आता है, हेमोप्टाइसिस होती है। तो इससे में पता चल जाएगा कि हाँ, अब मेटास्टेसिस जो है यहाँ पे हो सकता है। तो ये चीज़ हो जाती है कि हमारी क्लिनिकल फीचर्स क्या है, लंप है, पेन है डिपेंडिंग अपॉन मेटास्टेसिस, और निपल रिट्रैक्शन है, और ब्लड स्टेन्ड डिस्चार्ज है, एक्सिलरी लिम्फ एडिनोपैथी है। इसके साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करेंगे। फिर डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, ट्रिपल असेसमेंट के थ्रू। नाउ दैट ट्रिपल असेसमेंट के थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं। तो ट्रिपल असेसमेंट में दैट हिस्ट्री एग्जामिनेशन ले लेंगे, कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, आफ्टर क्लिनिकल देयर इज़ द रेडियोलॉजी। उसमें मेमोग्राफी होती है बिफोर द आफ्टर 35 ईयर्स और बिफोर 35 ईयर्स अल्ट्रासाउंड है। इसके अलावा MRI टू चेक द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़। फिर आप जो है पैथोलॉजी करते हो, जिसमें भी आप द बायोप्सी इन विच दे हैव रिटन फॉर यू कि एफनेक है, ट्रू कट नीडल बायोप्सी है। ठीक है। और जब एफनेक जो है वो आपका अच्छा नहीं आपको दे रहा, मतलब नॉन कंक्लूसिव एंड यू आर स्टिल सस्पेक्टिंग, तो फिर आप जो है क्रू कट नीडल बायोप्सी लेते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा इंसीजनल बायोप्सी होती है, एक्सीजनल बायोप्सी होती है। इंसीजनल में क्या होता है कि आप जो है वो इंसीजन दे के तो उस टिश्यू को रिमूव करके उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो। ठीक हो गया। तो ये होती है हमारी जो है ना, इसकी डायग्नोसिस ऑफ मैलिग्नेंसी। फिर लोकल एक्सटेंट देखने के लिए आपका एक क्वेश्चन आता है, टू हाउ टू चेक द लोकल एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़। तो एक तो आपको पहले ही पता है कि MRI हम करते हैं एक्सटेंट देखने के लिए। इसके अलावा MRI है, अल्ट्रासाउंड है। लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट के लिए कैसे करेंगे, एक तो क्लिनिकली लिम्फ नोड्स को देख लेंगे, और इसके अलावा जो सेंटिनल लिम्फ नोड्स कौन से होते हैं, जो सबसे पहले लिम्फ नोड्स होते हैं जहाँ पे कैंसर जाता है सबसे पहले, उनको कहते हैं सेंटिनल लिम्फ नोड्स। तो हमने जो है वो जब सर्जरी कर रहे होना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमें नज़र आने हैं हमारे सेंटिनल लिम्फ नोड्स, तो हमने उनकी पकड़नी है, सैंपल लेना है उनका और वापसी के लिए भेज देना है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या है, सिस्टेमिक स्प्रेड। अगर फॉर एग्जांपल लंग्स में मेटास्टेसिस हो गया, पेशेंट आपके पास आ रहा है
हेमोप्टिसिस के साथ तो आप क्या करेंगे, उसका एक्सरे सीटी चेस्ट करवाएंगे। अगर आपको जो है लिवर सस्पेक्ट करना है कि वहाँ पे भी कैंसर गया हो सकता है, यू आर सस्पेक्टिंग द स्टेज ऑफ द कैंसर टू बी एट द लेटर स्टेजेस, ओके, सो यू डू द अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन टू चेक फॉर द लिवर मेटास्टेसिस। इस तरह अगर आपने देखना ब्रेन की मेटास्टेसिस को तो आप क्या करेंगे, यू विल डू द सीटी ब्रेन। उसके बाद बोन की मेटास्टेसिस के लिए आप क्या करेंगे, रेडियो आइसोटोप बोन स्कैन्स करेंगे। तो डायग्नोसिस हमने क्या किया, हिस्ट्री एग्जामिनेशन ट्रिपल असेसमेंट के थ्रू। इसके अलावा लोकल एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़ को देखा, लिम्फ नोड्स की इन्वॉल्वमेंट के लिए देखा, और इसके अलावा सिस्टेमिक स्प्रेड के लिए देखा। ठीक है, फिर स्टेजिंग आ जाती है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे भी आपने यूक्यू देखा था तो उसमें आपको साइज़ दिखाया हुआ था, इतने साइज़ का होगा तो ये आपको साइज़, अब आपको साइज़ से पता चलेगा कि पेशेंट की स्टेजिंग क्या चल रही है। तो वी हैव द TNM स्टेजिंग, T फॉर साइज ऑफ द ट्यूमर, N फॉर द lymph nodes इन्वॉल्वमेंट, M फॉर द मेटास्टेसिस। ठीक है, तो बहुत ही आसान स्टेजिंग है। देखें, अगर TIS है मतलब अभी कार्सिनोमा इन situ है। अगर ट्यूमर 2 सेंटीमीटर से छोटा है तो T1 है, अगर 2 to 5 सेंटीमीटर है तो T2 है, अगर ट्यूमर 5 सेंटीमीटर से बड़ा है तो T3 है, अगर ट्यूमर जो है उसने चेस्ट वॉल मतलब बिल्कुल पीछे चला गया है या बिल्कुल आगे मतलब स्किन की तरफ एक्सटेंड कर गया है तो दिस इज़ T4। ठीक हो गया, 2 to 5 सेंटीमीटर से बड़ा और चेस्ट वॉल स्किन। तो ज़्यादातर जो आपको स्टेजिंग दी जाती है वो T2 स्टेज दी जाती है, और मतलब 2 to 5 सेंटीमीटर का ट्यूमर आपको मोस्टली सिनेरियोज में मिलता है। उसके बाद जो है आ जाता है TNM मोड स्टेजिंग। नोड्स, अगर तो कोई नोड्स इन्वॉल्व नहीं है तो N0 है। अगर एक साइड का जो है एक साइड का इप्सिलेटरल एक्सिलरी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है लेकिन वो मोबाइल है, हिल रहा है, मूव कर रहा है तो N1 है। लेकिन अगर वही नोड जो एक साइड का इन्वॉल्व हुआ था वो फिक्स हो गया, अब मोबाइल नहीं है तो दिस इज़ N2। और अगर जो है वो एक्सिलरी के साथ साथ हमारे इंटरनल मेमोरी नोड भी उस साइड का इन्वॉल्व हो गया तो इट इज़ N3। ठीक हो गया, सेम साइड का है एक्सिलरी लिम्फ नोड लेकिन मोबाइल है तो N1। अगर वही फिक्स हो गया तो N2। अगर दूसरी उधर इंटरनल मेमोरी इन्वॉल्व हो गया नोड तो N3। ठीक है, देन इज़ TNM मेटास्टेसिस स्टेजिंग। ठीक है, इसमें M0 क्या है कि कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं है। M1 क्या है जिसमें डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो जाती है, जिसमें सुप्रा क्लैविकुलर नोड्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो दिस इज़ द TNM स्टेजिंग। फिर ये वाली स्टेजिंग है, इसमें जो मोस्टली आपके पास सिनेरियोज़ में आती है उसको देखें, वो स्टेज 2 है। स्टेज 0 में ना सब कुछ ज़ीरो है और स्टेज 1 में भी ना ऑलमोस्ट सारा कुछ ज़ीरो है, सिर्फ T1 हुआ है, मतलब कि उसका 2 सेंटीमीटर से छोटा है। मतलब दिस इज़ समथिंग के आपकी जो स्टेज मेन है जिसके साथ मोस्टली पेशेंट्स आपके पास आते हैं वो स्टेज 2 के साथ आते हैं। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो इसमें ना M0 ही रहेगा, मतलब स्टेज 2 में M0 ही रहेगा। चेंज क्या क्या होगा, T और N। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें T1 N1 M0, फिर क्या T2 कर लें, T2 N0 या 1 और M0। ठीक है, और फिर T3 N0 M0, मतलब ये कि आपका ना T इसमें चेंज हो रहा है 1 2 या 3, बाकी N और M0 ही रह रहे हैं तकरीबन, या N1 हो गया। ठीक है, फिर स्टेज 3 क्या है जिसमें T3 और T4 होगा और N जो है वो 0 to 3 हो सकता है और M0 ही रहेगा। M1 जो है ना वो स्टेज 4 में ही होगा। उसके बाद मैनचेस्टर स्टेजिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेज 1 में क्या होता है, मोबाइल होता है और कोई भी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स पैल्पेबल नहीं है। स्टेज 2 में क्या है, मोबाइल तो है लेकिन पैल्पेबल मोबाइल जो है ना एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं। स्टेज 3 क्या है जिसमें फिक्स हो गया, और स्टेज 4 क्या है जिसमें डिस्टेंट मेटास्टेसिस है। अब ये हमारी थी अभी तक जो ब्रेस्ट का हमने पढ़ा है, उसमें भी डिस्कस्ड अबाउट द कॉजेज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, स्प्रेड कैसे करता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, हाउ वी डायग्नोज द ब्रेस्ट कैंसर, उसकी स्टेजिंग हमने देख ली है। अब आता है ट्रीटमेंट।
तो ट्रीटमेंट जो है ये होता है कि क्योंकि एक सिस्टेमिक डिजीज़ है और पूरी बॉडी में फैल रहा है कैंसर, लंग्स में, लिवर में, ब्रेन में, बोन में, तो ऑब्वियसली वी नीड अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, वी नीड डिफरेंट सर्जन्स भी हमें चाहिए और दूसरी भी स्पेशलिटीज़ हमें चाहिए। तो ओवरव्यू ऑफ द ट्रीटमेंट देखें, हम ट्रीटमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द डिजीज़। ठीक है, स्टेज 0 में हम क्या करेंगे, स्टेज 1 और 2 में हम क्या करेंगे, स्टेज 3 में क्या करेंगे और स्टेज 4 में हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टेज 0 जिसमें क्या होता है, कार्सिनोमा इन साइटू होता है, अभी उसने बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया होता। ठीक है, तो ये इतने खतरे की बात नहीं है। इसको हम फिर फर्दर डिवाइड कर लेते हैं कि जी ये लो है, इंटरमीडिएट है या हाई स्कोरिंग है। ठीक है, जो लो ग्रेड है, अब कैसे हम करेंगे, लो ग्रेड है, कार्सिनोमा इन साइटू तो है लेकिन लो ग्रेड है, इंटरमीडिएट है या हाई ग्रेड है। ठीक है, अगर तो लो ग्रेड होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिर्फ आधी ब्रेस्ट निकाल देंगे, पार्शियल मेस्टेक्टमी। ठीक है, अगर इंटरमीडिएट है, ठीक है, इंटरमीडिएट है तो पार्शियल मेस्टेक्टमी के साथ साथ हम रेडिएशन थेरेपी भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और अगर हाई ग्रेड है तो इसमें हम क्या करेंगे, मेस्टेक्टमी, मतलब कि वो पहला वाला काम, रेडियोथेरेपी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन जो एडिशनल है दैट इज़ टैमोक्सिफेन एंड एरोमाटेज इनहिबिटर्स। ठीक है, आपको पता है ना ब्रेस्ट टिश्यू के ऊपर 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स और HER2 रिसेप्टर्स। ठीक है, तो हमने क्या करना है, उन रिसेप्टर्स, अगर वो रिसेप्टर पॉजिटिव पेशेंट्स हैं तो हम हाई ग्रेड ट्यूमर को हार्मोनल थेरेपी के थ्रू ट्रीट करते हैं, टैमोक्सिफेन और एरोमाटेज इनहिबिटर्स। तो इसमें हार्मोनल, एज फॉर हाई, एज फॉर हार्मोनल थेरेपी आपने शुरू कर देनी है। ठीक है, जो प्री मेनोपॉजल हैं उनके अंदर आप दोगे टैमोक्सिफेन विच इज़ ईस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, और जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनमें आप एरोमाटेज इनहिबिटर्स देते हो। ठीक है, प्री में टैमोक्सिफेन, पोस्ट में एरोमाटेज इनहिबिटर्स। तो समझ आई कार्सिनोमा इन साइटू को कैसे ट्रीट किया, लो ग्रेड में पार्शियल मेस्टेक्टमी, इंटरमीडिएट में पार्शियल मेस्टेक्टमी प्लस एडजुवेंट रेडियोथेरेपी, और ग्रेड जो हमारे पास हाई ग्रेड है उसमें हमने क्या किया, मेस्टेक्टमी विद और विदाउट रेडियोथेरेपी प्लस एडजुवेंट टैमोक्सिफेन एरोमाटेज इनहिबिटर्स, टैमोक्सिफेन इन प्रीमेनोपॉजल एंड एरोमाटेज इनहिबिटर्स इन द पोस्ट मेनोपॉजल। ठीक हो गया, सो ये हमारा ट्रीटमेंट हो गया डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू का, डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू का। देन इज लोबुलार कार्सिनोमा इन साइटू। लोबुलार कार्सिनोमा इन साइटू को हम कहते हैं कि ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता लेकिन ये लोब्यूल्स को इन्वॉल्व करता है। इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है कि ना, अब ये सोच लें कि थोड़ा ना, ये थोड़ा सा मसले की बात है, लोबुलार कार्सिनोमा इन साइटू जो होता है ना, ये थोड़े मसले की बात है क्योंकि ये जो है ना बहुत इन्वेसिव है एज़ कम्पेयर टू डक्टल। लोबुलार ज़्यादा ख़तरनाक है, इस वजह से हम इसके अंदर लाइफ लॉन्ग सर्वेलेंस करते हैं और प्रोफाइलेक्टिक टैमोक्सिफेन थेरेपी और बायलेटरल टोटल मेस्टेक्टमी। ठीक है, प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी, जब आपने पेशेंट की स्टेजिंग की, आपको पता चला कि इसके अंदर लोबुलार कार्सिनोमा इन साइटू है, तो आपने उसकी प्रोफाइलेक्टिक, अभी कैंसर नहीं हुआ, अभी वो इन साइटू ही है, आपने उसकी प्रोफाइलेक्टिक मेस्टेक्टमी कर देनी है। ठीक है, उसके दोनों ब्रेस्ट रिमूव कर देनी है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, एंजेलिना जोली जो है अमेरिकन एक्ट्रेस है, इसने अपनी बायलेटरल मेस्टेक्टमी करवा ली थी एट द एज ऑफ 37, जब उसको पता चला कि मेरे अंदर बड़का पॉजिटिविटी है और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री थी, तो उसने ये रिमूव कर ली थी। तो इस वजह से प्रोफिलेक्टिक बायलेटरल मेस्टेक्टमी जो है वो हम कर लेते हैं उन लोगों के अंदर जिनके अंदर लोबुलार कार्सिनोमा इन साइटू है, बड़का म्यूटेशन भी है और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की। तो उनकी अच्छी से काउंसलिंग करते हैं कि अभी अगर आपकी मेस्टेक्टमी कर देंगे तो आप कैंसर से बच सकती हैं।
तो समझ आई कार्सिनोमा इन साइटू को कैसे ट्रीट करना है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज स्टेज 1 और स्टेज 2, मतलब हमारा जो कैंसर है वो बढ़ गया है, 2 सेंटीमीटर से छोटा या 2 सेंटीमीटर से बड़ा, आपको लंप फील हो रहा है। तो इस केस में क्योंकि स्टेज अभी शुरू वाली है, तो हमारी सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी ये हमारी सारी चलेंगी। लेकिन मेन स्टेज जो हमारा 1 एंड 2 में होता है दैट इज़ सर्जरी, दैट इज़ सर्जरी। तो सर्जरीज़ में हम करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्जरीज़ वी हैव। या तो हम ऐसे पेशेंट कहती है मेरी ब्रेस्ट की आप सर्जरी करने लगे हैं, तो मैं मतलब कॉस्मेटिकली मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि आप मेरी ब्रेस्ट की सर्जरी करने लगे हैं। सो हम उसको क्या कहते हैं, ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी करेंगे। हम तुम्हारी ब्रेस्ट को इतना ख़राब नहीं करेंगे कि वो बिल्कुल ही उसकी जो है ना बुरी हालत हो जाए। तो एक होती है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, एक होती है मैस्टेक्टमी जिसमें आप सोचे बगैर सारा कुछ उसकी ब्रेस्ट रिमूव करोगे और नकली ब्रेस्ट लगा दोगे, आर्टिफिशियल ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस। तो ये हमारा होता है। और मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी, फिर मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी जो है उसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी लेना सीखेंगे और फिर हम जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रेस्ट करना सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में।